गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल। अब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था क्या, मौलिक अधिकार पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी जिसको कहते हैं। ये संविधान के भाग 4 में दिए गए मूल संविधान के जैसे, लेकिन मूल संविधान के जस्ट बाद में इनको इसलिए रखा गया क्योंकि जब भारत आज़ाद हो तो उस टाइम भारत का इतना पैसा भी नहीं था कि जो ये मौलिक अधिकार हैं वो दिए जा सकते हैं। लेकिन जो मूल अधिकार आपके हैं वो जो है क्या है कि विवादित हैं, या अगर वो नहीं मिलते तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उन्हें मतलब फिर से पा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर ये जो आपके नीति नहीं दे सकता तो ये मौलिक अधिकार हैं, ये आपको जब कोई राज्य चाहेगा तभी आपको देगा, अन्यथा आप सुप्रीम कोर्ट में जा कर के ये नहीं कह सकते हैं कि हमने आर्टिकल 32 में पढ़ा था कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उन्हें फिर से लागू करवाएंगे। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं और संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। अंग्रेजी में इनको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। और ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर आयरलैंड से लिए गए तो आयरलैंड भी ने कहीं से तो लिया होगा, तो आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से आयरलैंड ने। अब अगर भारत ने लिया है आयरलैंड से, आयरलैंड ने स्पेन से, तो स्पेन ने भी कहीं से लिया होगा। तो स्पेन ने कहीं से लिया नहीं है, इसने खुद बनाए थे। जो स्पेन है उसने नीति निर्देशक तत्वों को खुद बनाया, इसने कहीं से लिया नहीं। लेकिन आयरलैंड ने स्पेन से कॉपी किया और भारत ने आयरलैंड से कॉपी किया। तो जो इसके लिए 3 समितियां बनी। बी.एन. राव समिति। बी.एन. राव जो थे उनका कहना था कि जैसे गैर नियोजित और नियोजित, मतलब न्यायोजित और गैर न्यायोजित। न्यायोजित वो थे जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए थे मूल अधिकार, उनको अगर उनमें भी कोई भी कमी होती है उनको कोई छीन नहीं सकता आपसे। अगर छीनता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके उन पर केस करके उनको फिर से मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट उनको दिलाएगी, ठीक। लेकिन जो गैर नियोजित हैं उनका न्यायोजित मतलब है जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, आज़ादी के बाद मिले। इनके अगर इनको आपको नहीं मिलते हैं तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके लिए कोई वाद विवाद नहीं होगा, ठीक। के टी शाह ने इसे क्या कहा? एक चेक की भांति कहा। के टी शाह ने कहा कि यह जो नीति निर्देशक तत्व है एक चेक की भांति है, जो बैंक के पास जाती तो है, पैसा बैंक के पास होता है, लेकिन जिससे क्या है कि बैंक देगी अपनी मर्जी से। उसी प्रकार स्टेट के पास अगर है भी, अगर वो चाहता है कि जब उसका मन करके तब देगा, ऐसा नहीं जब आप कहो तब आपको मिले। तो उसी प्रकार से बैंक में अगर आप चेक लगाते हो तो बैंक चाहे तो आपको चेक का तुरंत पैसा देती है, लेकिन कभी कभी क्या करती है बैंक अपनी मर्जी से पैसा बाद में देती है, ठीक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इससे क्या कहा? लोक कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र कहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं भले मूल अधिकारों की जस्ट बाद में दिए, लेकिन ये जब भी कभी भविष्य में लागू होंगे तो क्या करें? लोक कल्याण के लिए हितकारी होंगे, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, समाज में इक्वलिटी लाएंगे। आर्थिक से कुछ लोग जो ऊपर बढ़ गए उनको बढ़ने दीजिए, लेकिन जो नीचे हैं उनको क्या करिए? राज्य सपोर्ट करेगा और वो आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो इन तीनों का भी मत सही था, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम देश का इतना पैसा नहीं था। अगर उस टाइम लोग कहते हैं कि नहीं हमको पेंशन चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, ये सब चाहिए, तो ऑलरेडी वहाँ पे इतना भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद क्या होते दंगे फसाद हो रहे थे, तो ऐसा संभव नहीं था। तो अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा में आपने पहले भी पढ़ रखा है कि राज्य की परिभाषा आपको चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई बिजली विभाग हो, एयरपोर्ट हो, सब क्या है? एक राज्य की भाषा है। संविधान में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। तो राज्य से राज्य के पास अगर बिजली विभाग है तो ऐसा नहीं कि आप कभी लाखों करोड़ों बिल वसूल सकते हो, उस पर भी एक क्या है? कानून है। चाहे वो सेंट्रल हो, सेंट्रल अपने खुद के अधिकारी रखती है और खुद का टैक्स लगाती है और खुद का उन्हें सैलरी और वेतन देती है। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट भी अपना जो है टैक्स लगाती है और वेतन देती है अपने अधिकारियों को। आर्टिकल 37 में क्या बताया? न्यायालय में प्रवर्तियाँ नहीं है,
वही बात है कि अगर आपको ये नीति नहीं दे सकते तो राज्य चाहे तभी दे सकता है। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे वहाँ अनुच्छेद 32 में बोला गया कि आपको अगर मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 37 में कि अगर आपको ये मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते तो ऐसा नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाइए और बोलिए कि हमको सर ने पढ़ाया था कि या आपको अगर नहीं मिलते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो, जज साहब पहुँचे कह रहा है। लेकिन आप ऐसा यहाँ पे करते तो आपको भगा दिया जाए। वाद ही नहीं है, मतलब वाद नहीं है, इसके पास कोई वाद विवाद नहीं हो सकता एकदम। ये जो है न्यायपालिका से सुप्रीम कोर्ट से एकदम अलग कर दिया गया। अगर इसमें कोई हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। फिर अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 38 जो कहता है कि अगर राज्य को चाहे क्या करना ही चाहिए, कल्याणकारी अभिवृद्धि। राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने राज्य को जो कल्याणकारी बनाए, उसे अच्छा बनाए और सशक्त बनाए। और राजनीतिक न्याय मतलब सबको आर्थिक और सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय बराबर मिलने से, राजनीतिक न्याय आर्थिक न्याय से अगर जो लोग, वही आपका आरक्षण वाला मैटर है, जैसे जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको आप बढ़ने दीजिए, इसमें बताया गया, और जो नहीं है उनको आप थोड़ा पुशअप कर दीजिए ताकि वो लोग आगे बढ़ जाए। राजनीतिक न्याय, नीति निर्देशक तत्वों में राजनीतिक न्याय सबको बराबर मिलेगा, आप चाहे ऊंची जात के हो नीची जात के हो, आपको न्याय बराबर मिलेगा। उसके बाद अनुच्छेद 39 में कहा गया स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 में बताया गया कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर दोनों एक ही समान कार्य करते हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल में एक शिक्षा मित्र होते हैं, ये जो ऐसे प्राइमरी पढ़ाते हैं, और एक क्या कहते हैं जो परमानेंट टीचर होते हैं, तो उनको सैलरी लगभग 60,000 होती है, और जो ये होते हैं शिक्षा मित्र इनकी 10 से 12-15 हज़ार तक होती है सैलरी। अगर ये लोग चाहें नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे केस करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते हो, वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि जब उसके पास इतना पैसा होगा तब जो है दोनों की सैलरी बराबर करेगी। ठीक, तो 39 का में क्या बताया गया है? का मतलब जैसे किसी आर्टिकल के अनुच्छेद में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा आए तो आप समझ लीजिए ये सब बाद में जोड़े गए हैं। समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता। 39 का में बताया कि समान न्याय मिलेगा, आप चाहे किसी भी तबके के हों, छोटे बड़े, ऊंच नीच जाति के हों, आपको न्याय समान मिलेगा। और जो विधि, निःशुल्क विधि सहायता का मतलब है कि अगर किसी ने आपकी ज़मीन कब्जा कर ली है तो अगर आप अपने लोकल थाने में जाते हैं और वहाँ पे FIR करते हैं तो वहाँ का अगर जो पुलिस अधिकारी है अगर अच्छा है तब तो आपसे कहेगा आप अपने सारे पेपर लाइए और आपका काम हो जाएगा। अगर वो जो ऐसे घूसखोर है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास पैसे लेते रहेगा और अगली जो सेकंड पार्टी होगी उससे भी पैसा ले सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कोई निःशुल्क शुल्क नहीं देना होगा। निःशुल्क है, राज्य अपने राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए ये निःशुल्क ऐसी सहायता देती है। उसके बाद है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। गांधी वर्सेस अंबेडकर जी। गांधी जी का कहना था कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए और अंबेडकर जी का कहना था कि ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा तो जो ऊपर से जो भी कोई योजना आएगी तो जो है गाँव का विकास होगा। लेकिन अंबेडकर जी का कहना था कि अगर ऊपर से कोई आएगी तो रास्ते में इतने ज़्यादा अधिकारी होते हैं वो सब खा लेंगे और गाँव का इससे विकास नहीं होगा। तो इन दोनों में बहुत बहस चल रही थी। उसके बाद आपके जो राष्ट्रपति थे, क्या नाम, राजेंद्र प्रसाद जी आए और उन्होंने दोनों लोगों को समझाया और कहा कि नई ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ठीक, तो आर्टिकल 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। इससे आज हर गांव में एक ग्राम पंचायत हो गया। अगर आप लोग गांव से होंगे तो बिल्कुल पता है, मेरे गांव में तो है, उससे मैं गांव से भी हूँ। ठीक, फिर अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दिशाओं में सहायता। कुछ दिशाओं में सरकारी सहायता, जैसे बुढ़ापा, विकलांग शिक्षा। बुढ़ापे में जैसे पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विकलांगों को जो है स्पेशली साइकिल वगैरह दी जाती है। और शिक्षा कक्षा जो निचली क्लास है 1 से 5 है सरकारी शिक्षा में, वहाँ भी फ्री में पढ़ाई हो जाती है। लेकिन फ्री में पढ़ाई हो जाती है, वहाँ के टीचर जो है नॉलेज होता है सबको, लेकिन वो क्या है पढ़ाना नहीं चाहते। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम सरकारी टीचर बन जाए, चलो वहाँ अपने खेत भी देखते रहेंगे और जो है
स्कूल भी जाते रहेंगे। तो ये सब क्या है, कुछ दिशाओं में जो है बुढ़ापा, विकलांग, शिक्षा, जो कहते हैं गाँव में विधवा पेंशन या किसी के डेथ के बाद जो भी मिलता है वो सब क्या है, कुछ दिशाओं में थोड़ी सहायता सरकार करती है। फिर अनुच्छेद 42 कहता है कि न्याय संगत मनोउचित दशा या प्रसूति सहायता, कि न्याय जो है संगत मतलब न्याय सबके साथ होना चाहिए, मानवोचित व्यवस्था होनी चाहिए, मानव ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिससे कि मानव समाज को नुकसान हो। प्रसूति सहायता मतलब डिलीवरी के टाइम अगर ऐसा जो है सहायता, तो आजकल हॉस्पिटल्स में देखा है कि डिलीवरी के टाइम जो सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ पे जच्चा और बच्चा मतलब माँ और बेटे के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ राशि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे वो क्या हो थोड़ी बहुत उनको हेल्प मिल सके। उसका अनुच्छेद 43 में क्या बताया, निर्वाह मजदूरी, हर राज्य अपने वहाँ पे जो है कुछ का ऐसा उद्योग कारखाने करे जिससे वहाँ पे रह रहे लोग जो है क्या करें, अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी कर सकें। जैसे मनरेगा के थ्रू यही है कि आपको काम मिलता रहेगा, आपकी जो है खाना पानी चलता रहेगा। तो ये अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी को बताया गया है। इसमें जो का सेकंड बाद में जोड़ा, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अगर कोई अच्छा उद्योग होता है और लोगों को नॉलेज उस बारे में है तो जो कामगार होंगे वो उसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं। फिर है आर्टिकल 44 मतलब समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता मतलब अगर तलाक की बात हो तो चाहे आप हिंदू समाज की तरह विवाह मतलब किसी भी रीति रिवाज से विवाह करते हैं, अगर वो तलाक की बात आएगी तो कानून सबके लिए क्या होगा, एक होगा। ठीक नोट है कि अपराध कानून के तहत जो आता है उसे दंड संहिता कहते हैं, और जो चुनाव कानून के होता है उसको आचार संहिता होते हैं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव पास में आते हैं तो लोग क्या करते हैं, आचार संहिता लगी है और बाहर नहीं निकलते हैं, बहुत जगह होता है, और होर्डिंग पोस्टर ये सब क्या होते हैं, नगर निगम वाले फाड़ देते हैं। आचार संहिता लगने के बाद कोई काम नहीं होता जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है। उसे अपराध कानून के अंदर जो अपराध के कानून होते हैं उसे दंड संहिता कहते हैं। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी। इसीलिए जब बच्चे पैदा होते हैं उन्हें टीबी, खसरा, दुनिया भर के टीके जो भी लगते हैं वो क्या सरकारी हॉस्पिटल में ही लगा दिए जाते हैं। उसका अनुच्छेद 46 कहता है कि SC, ST, OBC का जो विशेष आरक्षण है। 46 कहता है अगर ये चाहते तो उसी टाइम दे देते मौलिक अधिकारों में, लेकिन उस टाइम ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि दिया जा सकता, सब बहुत ही बवाल हो जाता। लेकिन अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि SC, ST, OBC को जो विशेष आरक्षण है वो बस इसलिए दिया गया कि फिर वही है कि पॉजिटिव और एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। पॉजिटिव मतलब कि अगर आप धनवान हैं, आप बढ़ रहे हैं आगे तो बढ़ते रहिए, लेकिन जो नीचे लोग हैं बस आरक्षण का मतलब ये कि उनको भी एक लेवल पे लाना है, समाज को बराबर करना है, समाज में जो आर्थिक ऊंचाई नीचाई है इसको क्या है बराबर करना है। फिर अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषायुक्त आहार, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47 कहता है कि जो पोषाहार युक्त हर सरकार को जो है हर राज्य को अपने वहाँ के लोगों को पोषायुक्त आहार प्रोवाइड कराना चाहिए। इसीलिए सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि आप जाइए स्कूल, खिचड़ी मिलेगी, दरिया मिलेगी और सब कुछ मिलता है वैसे, लेकिन जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलता है, तो बहुत ही दुख की बात है। और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 47 के तहत सरकार नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अंग्रेज जब यहाँ पे थे तो उन्होंने इतनी शराब पिलाई, इतनी शराब पिलाई कि लोग एकदम झूमते हैं। ये झूमते उनको पिलाई इसलिए ताकि वो जो है आंदोलन ना कर सकें, विरोध ना कर सकें और अपने नशे में एकदम मस्त रहें, बर्बाद होते रहें। अनुच्छेद 48 कहता है पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा। अनुच्छेद 48 कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण और वहाँ के वन्य जीवों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्मारक जैसे आपका ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, इमामबाड़ा लखनऊ का, ये सब हो गया, इन सब की क्या है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर इनका कोई नुकसान होता है तो जो गवर्नमेंट उसको क्या करे, देखभाल कराएगी, उसकी मरम्मत कराएगी, डेंटिंग पेंटिंग पुताई वगैरह ये सब कौन कराएगा, राज्य सरकार करवाएगी या सरकार करवाएगी। अनुच्छेद 50 कहते हैं कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 50 कहते हैं कि कार्यपालिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा।
फिर अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 में बताया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश के बीच जो संबंध है उनको शांतिपूर्वक ढंग से जो है प्रस्तावित किया जाए, जिससे बढ़ावा नहीं दिया जाए कि नहीं किसी देश के साथ लड़ाई झगड़ा हो। इसी वजह से जो है भारत यूएनओ का अंग बना, यूएनओ में शामिल हो पाया अपने शांति प्रस्तावों के कारण। अब नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत। गांधी उद्देश्य सिद्धांत में तो आपने पढ़ ही लिया, इससे मजदूरी निर्वाह, ग्राम पंचायतों का गठन। समाजवादी सिद्धांत में आपका से लोक कल्याण, अभिवृद्धि, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और 45 से स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए वेतन। और उदारवादी सिद्धांत आपका 6 वर्ष कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य की देखभाल कौन, सरकार करेगा। तो ये सब क्या है, उदारवादी मतलब जो गवर्नमेंट अपने वहाँ के लेवल के हिसाब से जो भी प्रोवाइड कराती है। गांधीवाद के समाज के बारे में बताया गया सिद्धांत क्या था कि लोगों को रहने के लिए अच्छी घर की व्यवस्था भी कर, जैसे आज के इंदिरा आवास वगैरह सब आते हैं, ठीक, और काम के निर्वाह के लिए मनरेगा वगैरह सब लागू किया गया है। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51, भाग 4 आयरलैंड ने स्पेन से लिया, स्पेन ने हमसे लिया, ठीक, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। BN राव ने कहा कि ये गैर नियोजित और नियोजित हैं, क्योंकि अगर उस टाइम लगा दिए जाते तो लोग इसमें दंगा बवाल कर देते, और बहुत ज़्यादा बवाल होने की वजह से ये जो है मौलिक अधिकारों में नहीं शामिल किए गए, उनके जस्ट बाद में रखा गया, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। राज्य इन्हें जब चाहे देगी, जब चाहे नहीं देगी, लेकिन जो मूल अधिकार है उन्हें राज्य छीन नहीं सकती है। उसी वजह KT शाह ने इसे चेक कहा है, चेक के तौर पे बताया कि राज्य के पास अगर है और वो चाहेगी तभी देगी और अदरवाइज नहीं देगी। और अम्बेडकर जी ने कहा कि लोक कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगी। जब भी इस लागू होंगे तो समाज के लोगों को बराबरी से लाएंगे और उसकी जो है बराबरी समाज में एक लेवल मेंटेन करेंगे। फिर अनुच्छेद 37 कहता है कि न्याय में फिर अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य हो, चाहे स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे आपका बिजली विभाग हो, एयरपोर्ट हो, मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, हर किसी को अपने लिमिट में रहना होगा। ऐसा नहीं कि आप बिजली का बिल बढ़ा दे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स इतना लगा दे कि जो है लोग परेशान होने लगे, ये सब नहीं होगा, ठीक। उसके बाद 37 में बोला न्याय में परिवर्तनीय वाद विवाद। अनुच्छेद जो 37 कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जाना है तो जाइए, लेकिन वहाँ से जज आपको भगा देगा। और वादी नहीं मतलब वाद विवाद इन पर नहीं होगा, इन पर कोई सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन नहीं लेगी। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। लोक कल्याण की अभिवृद्धि मतलब राज्य के निर्देशक तत्वों को जो हैं राज्य के लिए कल्याणकारी हैं और राजनीतिक न्याय प्रोवाइड कराते हैं। 39 स्त्री पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री हो चाहे पुरुष अगर एक ही जैसा कार्य करते हैं उनको समान वेतन मिलेगा, ठीक। और राज्य चाहे तो ऐसा नहीं कि अगर जो परमानेंट होते हैं और जो संविदा पे होते हैं उनके बीच का गैप होता है, लेकिन जब भी गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो दोनों को समान कर सकती है। 39 का में बताया समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता, सबको समान न्याय मिलेगा। निःशुल्क व्यवस्था मतलब गवर्नमेंट जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स अपने तैनात किए वो आपको फ्री में हेल्प करते हैं अगर वो चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कभी कभी नहीं होता है कि लोग जो मजदूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक, लेकिन आपको उसके लिए पैसा नहीं देना होता है, लेकिन तब भी आप घूस तो खूब देते ही हैं। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 के अनुसार हुआ, इसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी के में काफ़ी विवाद हुआ। गांधी जी का कहना था कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, इससे गाँव का विकास होगा। जो भी योजना है कि भले धीरे धीरे आएगी, अगर ऊपर से 100 रुपये मिलता है, बीच में मंत्री खा लेते, प्रधान के बाद 50 रुपये पहुँचता, तो वो भी अगर कुछ खा लेगा तब भी 20-25-15 रुपये जो है गाँव के लिए मिलेगा, जिससे गाँव का विकास होगा। लेकिन अम्बेडकर जी का कहना था कि ऐसा नहीं होगा, जो पैसा आएगा तो नीचे तबके तक नहीं पहुँचेगा और वो लोग क्या करेंगे, अपने पास ही दबा लेंगे। फिर 41 कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलेगी, जैसे विधवा पेंशन के लिए, वृद्धावस्था, विकलांग, शिक्षा, इन सब में क्या सरकारी सहायता मिलेगी और मिलती भी है। तो अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत मानवोचित दशा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 कहता है कि सबको समान न्याय मिलेगा, मानव कल्याण के लिए काम होगा। प्रसूति सहायता, डिलीवरी के टाइम कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है। अब तो एम्बुलेंस भी आ जाती है, आपको फिर उसका किराया नहीं देना होता है। और जब वहाँ पर डिलीवरी होती है तो जो है बच्चा और बच्चा के लिए कुछ पौष्टिक आहार के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह और मजदूरी, इसमें मनरेगा आपका आता है।
जैसे कि मनरेगा में आपको काम मिलेगा, आपको भले जॉब नहीं करते गांव में रहते हैं तब भी। अभी लॉकडाउन में भी मनरेगा का काम जैसे चल रहा था, इससे लोगों को जो है खाने का सामान लेने के लिए पैसा मिल जाता है। 43 का इसका सेकंड पार्ट है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी हो। अगर उद्योग मैनेजमेंट हो रहा है कि प्रबंधन हो रहा है, कहीं उद्योग लग रहा है, तो अगर किसी को अच्छा नॉलेज उसमें अपनी भागीदारी दे सकता है। फिर समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता के मतलब सबके लिए कानून एक होगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। सिविल संहिता, आचार संहिता किसे कहते हैं? आचार कानून, जो चुनाव कानून होता है उसे आचार संहिता, और जो दंड कानून होता है उसे दंड संहिता कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी, ठीक। अगर पूछता है कि 6 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य संबंध की जानकारी की शिक्षा की जो प्रावधान है वो किसमें दिए गए, तो आप बता सकते हैं अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 कहता है कि SC ST OBC विशेष आरक्षण दिया गया है। 47 कहता है कि पोषायुक्त आहार, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध की सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को पोषाहार भोजन प्रोवाइड कराए और वहाँ पर नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाए। अनुच्छेद 48 कहता है पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लागू किया गया। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। चाहे ताजमहल हो, अगर वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम कुछ भी टूटता है तो ये सरकार उसकी रिपेयरिंग करवाएगी या मरम्मत करवाएगी। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना के बारे में बताया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से कैसे अलग रखा जाएगा। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, कोई भी दो देशों को भी टकराव ना हो, जिसकी वजह से इसी प्रस्ताव की वजह से यूएनओ में भारत शामिल हुआ। इसको 3 भागों में नहीं दे सकते, तो वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। गांधीवाद, समाजवाद और उदारवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत। तो ये आपके नीति निर्देशक तत्व हो गए। हो सकता है वीडियो क्लास तेजी के साथ खींच गई और कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। आराम से पढ़िए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।